हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप मज़े में होगे, मौज कर रहे होगे एंड पढ़ाई भी अपनी कर रहे होगे। सो यार मज़ा आ रहा होगा आई थिंक ऑडिट पढ़ने में, समझ आ रहा होगा एंड मच इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा तुम लोगों को। सो यार आज है हम अपन की पार्ट 3 नेचर ऑफ एक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का। ठीक है, मेरी 2 क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर के लिए। आज है उसका थर्ड पार्ट। विल रियली ट्राई टू रैप अप जो भी अपना रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, उसको आज हम रैप अप कर दें। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले भाई मेरे चैनल पर अगर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पर पुराने ही हो, ठीक है, देख रहे हो मेरी क्लासेस, अगर मुझे पता तुम देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शर्म की बात है। सब्सक्राइब इसी टाइम पर वीडियो को पॉज कर कर करो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक भी कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को देखने के बाद यार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी ड्रॉप कर देना। कोई डाउट हो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन किस लिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनका भी अटेम्प्ट सितंबर 25 जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स ड्यू है, उन सभी के साथ यार इन क्लासेस को शेयर करो, लिंक को शेयर करो, वीडियो को प्लेलिस्ट को शेयर करो। ठीक है, देखा होगा तुमने, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो यार उन सभी के साथ ये प्लेलिस्ट शेयर कर दो, ये क्लासेस शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें एंड अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव वे से कर सकें। ठीक है सर, हम सब कर देंगे और हमने कर भी दिया। मैं भरोसा कर रहा हूँ तुम लोगों के, मेरा भरोसा मत तोड़ना। ठीक है, आश्वासन दे रहे हो मुझे सर, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। एश्योरेंस सर, एश्योरेंस सर, हम रीजनेबल नहीं, हम आपको 100% एश्योरेंस दे रहे हैं सर। आप तो हमें वो पढ़ा के चले गए रीजनेबल एश्योरेंस, बट सर हम तो आपको क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं सर। ठीक है यार, ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो यार, ठीक है ना, मैं ही बुरा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नोट्स, स्कोप ऑफ ऑडिट। यार तुम्हारे टॉपिक का नाम क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब क्या होता है? अगर जनरल लेमन लैंग्वेज में पूछो, सरल भाषा में, इजी, स्कोप का मतलब क्या है? कवरेज। अब भाई देखो, आज तक तुम सब सहते आए हो सर, मतलब मम्मी ने कहा ऐसा करना ऐसा नहीं करना, मान लिया। पापा ने कहा ऐसा करना ऐसा कर लिया, मान लिया। बड़े भाई ने कहा ऐसा करना ऐसा करें, मान लिया। बड़ी बहन ने अपना तुम पर हुक्म चलाया, तुम सब सहते आए हो यार। सर सर रुलाओ मत सर, अरे नहीं रुलाओ मत यार, भावुक मत हो। बट मेरे भाई अब कुछ ही महीनों की बात है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, ये घड़ियाँ, ये लम्हा, ये पल थमने वाला है। क्यों? बिकॉज तुम लोग क्या करोगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, सी एंटर क्रैक करोगे सितंबर 25 या अपने अपने अटैम्प्ट्स में आर्टिकलशिप में जाओगे। एंड अगर तुम ऑडिट में गए, ऑडिट एंड इंश्योरेंस तुमने चूज़ किया अपना डोमेन आर्टिकलशिप में, तो भाई तुम लोग क्या करोगे, क्लाइंट के ऊपर अपना हुक्म चलाओगे। एक लाइन, फाइल लेके आ, जी सर लेके आ रहा हूँ। अरे क्लाइंट साहब आपसे रिपोर्ट मांगी थी, क्यों नहीं दी? सर सॉरी सर बस वो दे रहा हूँ सर। तो यार अब वो घड़ी आने वाली है जब तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथों में पावर्स होंगी, तुम्हारे हाथों में पावर्स होंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो। ऑब्वियसली अपने सीनियर्स के अंडर रहोगे, अपने पार्टनर, अपने प्रिंसिपल के अंडर रहोगे, ठीक है, बट तुम्हारे हाथ में पावर्स होंगी। और जब तुम्हारे हाथ में पावर आती है और उस जब एक वो बच्चा जो अपना 18-19 साल से सबके ऑर्डर्स मानता आ रहा है, जब उसके हाथ में पावर आती है ऑर्डर देने की, तो बच्चा बहक जाता है, तो बच्चा भावुक हो जाता है, बह जाता है। बच्चा सोचता है कि यार मैं ऑडिटर हूँ, मैं एक चीज़ को चेक करूँगा, सब कुछ चेक करूँगा, बस मतलब मैं दिखा दूंगा इन्हें कि मैं कितना अच्छा ऑडिटर हूँ। सोच बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बच्चे की, जोश है, पर जोश में होश ना खो दे बच्चा। बच्चा कहीं ज़्यादा ही अंदर तक ना चला जाए ऑडिट करते करते। इसलिए स्कोप ऑफ ऑडिट को निर्धारित करना, स्कोप ऑफ ऑडिट को भाई बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार तुम्हारे ऑडिट का स्कोप क्या है, तुम्हारे एक्सटेंट क्या है। स्कोप का मतलब एक्सटेंट, कि कितनी इन डेप्थ चेकिंग करोगे, कितना डिटेल में तुमने जाना है, क्या क्या कवरेज रहेगी तुम्हारे ऑडिट की। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप में आएगा क्या, आइए देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज,
द ऑडिट शुड बी प्लान्ड एंड कंडक्टेड इन अ वे दैट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रिलेवेंट टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, सॉरी हमारा ये हमें पॉइंट हमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होलसम कवरेज, ऑल मतलब एक अच्छी खासी कवरेज होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑडिट में ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू एफएस। एग्जाम्पल के लिए है P&L है, P&L में सैलरीज आती हैं, हाँ सर आती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज तुम अपने क्लाइंट का ऑडिट करने गए एंड तुम्हारे क्लाइंट के एक फाइनेंशियल ईयर में सैलरीज पे की हैं, कितने की, लेट्स सपोज 100 CR की। ओ तेरी दी, जी हाँ जी, तुम्हारे क्लाइंट ने सैलरीज पे की हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सब मिला के वेजेस एंड सैलरीज 100 CR की, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यार अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्या करोगे कि लिए सैलरी स्लिप्स देख लोगे, पेरोल की रिपोर्ट देखोगे, तुम क्या दोगे अपने क्लाइंट को, एक क्लाइंट पेरोल की रिपोर्ट दे दो हमें, हम चेक करना चाहते हैं, चेक की, आगे बढ़ गई, आंसर इज नो। यू विल अप्लाई योर प्रोसीजर्स। तुम लोग क्या करो, जितने भी सैलरीज, अब देखो सैलरीज हैं, सैलरीज एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के अगर मैं बात करूँ तो उन एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड अपने कुछ एक्ट्स होते हैं, लॉज हैं कुछ इंडिया में, एक्ट हैं, जैसे अपना प्रोविडेंट फंड हो गया, EPF, ठीक है। अगर तुम किसी फैक्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारी क्लाइंट की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है तुम्हारा, ESI हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, या तुम्हारा क्लाइंट ग्रेचुटी पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ग्रेचुटी एक्ट लग गया, ठीक है। तुम्हारे क्लाइंट ने कैंटीन बनवाई हुई है, तुम्हारे क्लाइंट ने, फैक्ट्रीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर, अगर फैक्ट्री है तुम्हारे क्लाइंट की। तो तुम खुद सोचो यार, एक सैलरीज 100 CR की सैलरीज नहीं है जस्ट के लिए कि तुम पेरोल की रिपोर्ट चेक की और तुम आगे बढ़ गए, नो जी ना ना। तुम खुद सोचो 100 करोड़ की सैलरीज के लिए भाई कितने सारे एक्ट उस सैलरी वाली चीज़ को गवर्न कर रहे हैं। EPF लग रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, ESI लग रहा है, ग्रेचुटी लग रहा है तुम्हारे ऊपर, सॉरी तुम्हारे ऊपर लग रहा है बेसिकली, EPF लग रहा है, ESI लग रहा है, ग्रेचुटी लग रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट लग रहा है। ये तो मैंने 4 एक्ट अभी गिना दिए तुम्हें, न जाने कितने ही एक्ट्स हैं जो लगते हैं, तुम पढ़ोगे अपने आर्टिकल्स में देखोगे। तो यार इट डजेंट मीन कि तुम ऐसे ऊपर से चेक करके खत्म कर दिया ऑडिट, नो, यू विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तुम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये सैलरीज है, इट इज़ रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई 100 करोड़ की सैलरीज हैं, P&L में आ रही है, ऑब्वियसली इट इज़ रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यू विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। अब सैलरीज इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो जितने भी सैलरीज के लिए रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, तुम उन्हें उनका सबका कवरेज करोगे, चेक करोगे डीप में, अच्छी तरह चेक करोगे, इन डिटेल चेक करोगे, ठीक है, कि यार सब कुछ सही है, कहीं कुछ झोल तो नहीं हो रहा। आंसर तो मिल गया होगा, आई थिंक समझ भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको अच्छी तरह चेक करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक तुम्हारा कंप्लीट है हमारा। सेकंड पॉइंट, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं। The auditor must assess whether the underlying accounting records and source documents such as bills and vouchers provide a reliable and adequate basis for preparing the financial statements. क्या बात! This judgment is made by evaluating the entity's accounting systems, internal controls, and through various audit tests and procedures. Sir, reliability and sufficiency of financial information. यार मेरी बात सुनो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्ट। मुझे तुम पर रिलाई है, मैं तुम पर रिलाई करता हूँ, मुझे भरोसा है तुम पर, ट्रस्ट है सर। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? सफिशिएंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब सपोज तुम लोग क्या कर रहे हो यार, थोड़ा हल्का सा डीप डाइव करते हैं इस पॉइंट को। परचेज आ रही है तुम्हारे क्लाइंट के रजिस्टर में, परचेज रजिस्टर में कितने की? लेट्स सपोज 600 CR की। तुम्हारे क्लाइंट के भाई परचेज रजिस्टर में तुम्हारे परचेज आ रही है कितने की? 600 करोड़ की, लेट्स अज्यूम, राइट। अब यार तुम इस 600 करोड़ की सेल्स को, सॉरी परचेज को चेक करना चाहते हो कि यार क्या ठीक है, ऐसी इतनी है, कम ज़्यादा तो नहीं है, सब कुछ ओके है, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं है, एंड अदर एस्पेक्ट्स जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यार तुम क्या करोगे? इनवॉइसेस को चेक करोगे। भाई इनवॉइसेस को जब तुम चेक कर लोगे तो ये ध्यान रख लेना कि जिस इनवॉइसेस के बेस पे ये परचेज रिकॉर्ड हो रही है, जिसके बेसिस पे, जिस चीज़ के बेसिस पे, ध्यान से मेरी स्क्रीन को,
आंखें स्क्रीन पर हों एंड कान मेरी तरफ हों जो मैं बोल रहा हूँ। जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये 600 करोड़ रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो इन्वॉइसेस रिलायबल हैं या नहीं है? बट सर आपने तो हमें कहा था कि हम कौन सा एक्सपर्ट हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने में? सर हम ऑडिटर हैं, हम कोई कैलीग्राफी एक्सपर्ट थोड़ी ना जो कागज़ को देख के कहते हैं अच्छा ये जेन्युइन है, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल बिल नहीं है। माना माना हाँ माना तुम सही कह रहे हो, हम कोई एक्सपर्ट बंदे नहीं हैं जो डॉक्यूमेंट को देख के बता सकें कि यार ये डॉक्यूमेंट फेक है या रियल है। आई एग्री, बट तुम क्या कर सकते हो भाई अपने आप के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए कि यार क्या वो परचेज जो है वो ठीक है नहीं है? तुम लोग क्या कर सकते हो, वट यू विल डू, तुम पूरा का पूरा परचेज का प्रोसेस समझोगे क्लाइंट से। परचेज का क्या करोगे, पूरा पूरा पहले तो प्रोसेस अंडरस्टैंड करोगे। मतलब कि भाई मतलब तुम्हारे क्लाइंट ने बताया कि जी ऐसा नहीं है कि अगर हमारी फैक्ट्री में कोई परचेज हुई है किसी सामान की, ऐसा नहीं है कि मन कर दिया जी परचेज हो गया, ना जी ना। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, पूरा पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस को समझोगे। लेट्स सपोज तुम्हारा क्लाइंट कहता है पहले तो जी प्रोडक्शन वाले जो हैं वो परचेज वालों को बताते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हमने करनी है, इतनी प्रोडक्शन का ऑर्डर है सेल्स वालों की तरफ से एंड इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो आप परचेज वालों को कहते हैं कि ये वाला रॉ मटेरियल आप मंगवा दो। पहले तो ये प्रोसेस है सारा। फिर परचेज वाले क्या करेंगे जी, जितने भी वेंडर्स हैं, लेट्स सपोज वो रॉ मटेरियल 6 वेंडर्स इशू करते हैं जिनके पास मिलता है वो रॉ मटेरियल, ठीक है। उन 6 के 6 वेंडर्स को भाई वो क्या करके अपनी उनसे कोटेशन मंगवाएंगे। कोटेशन का मतलब डिटेल्स मंगवाएंगे कि यार हमें ये माल चाहिए, ये सामान चाहिए, ये रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आप कितने रुपीज़ में हमें सेल करोगे पर यूनिट पर क्वांटिटी। डिटेल्स मंगवाएंगे, प्रॉपर प्राइसिंग की डिटेल्स मंगवाएंगे। और यू कैन से कॉस्ट कि भाई हमें कितना पड़ेगा माल, कितने की कॉस्टिंग पड़ेगी, वो सब डिटेल्स मंगवाएंगे। उसके बेसिस पे भाई जो सबसे कम होगा ऑब्वियसली हम तो उससे ही मंगवाएंगे जो सबसे कम हमें प्राइस कोड कर रहे हैं। लेट्स को इसने ये ए है, बी है, सी है, बी ने कोड कर दिया, हमने बी से मंगवा लिया। फिर हम बी को क्या करेंगे, पी ओ रेज करेंगे परचेज ऑर्डर, जिसमें हम डिटेल्स होंगी पूरी की पूरी कि अच्छा जी लेट्स सपोज एक्स क्वांटिटी की, एक्स रॉ मटेरियल की हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, वाई की इतनी, जेड की इतनी, ठीक है। उसके बाद सामने वाला बंदा तुम्हें क्या करेगा, परचेज इनवॉइस इशू कर देगा जो वेंडर है तुम्हारा। जब परचेज इनवॉइस के साथ साथ वो तुम्हें क्या करेगा, जब तुम्हारे फैक्ट्री गेट पे माल आया, सामान आया जब तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर, तो भाई सॉरी, तो रिक्विजिशन नोट इशू होगा कि हमारी फैक्ट्री में माल आ गया, हमने रिसीव कर लिया रिक्विजिशन नोट, या गुड रिसीव नोट कह रहे हो तुम, जैसे मर्जी बोल लो, एक ही बात है। गुड रिसीव नोट इशू करोगे तुम लोग कि गुड रिसीव हो गए। तो बेसिकली समझो ये क्या है, सारा का सारा एक प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी एक चेन है जो मैं तुम्हें समझाया, परचेज का बेसिकली फ्लो समझाया मैंने। तो तुम लोग इस चीज़ को बेसिकली टेस्ट करोगे कि यार वाकई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तुम सैम्पल बेसिस पे तुम लाइक अगर लाइक से वो 1000 ट्रांजेक्शन है तो 1000 में से लाइक तुम 20 या 25 ट्रांजेक्शन में टेस्ट कर लोगे कि जी हाँ ठीक हो रहा है। तो बेसिकली तुम ये लिखा है ना हमारे पॉइंट में भी कि वट ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा थ्रू वेरियस ऑडिट टेस्ट एंड प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करेगा, ये अकाउंटिंग सिस्टम ही तो है, एक सिस्टम बना हुआ है हमारा तो कि पहले कोटेशन आएगी, उसके बाद फिर पीओ आएगा, फिर इनवॉइस आएगा, फिर डिस्पैच नोट आएगा, फिर गुड रिसीट नोट इशू होगा, फिर माल आएगा फैक्ट्री में। तो पूरी पूरा सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल्स है ये, ताकि भाई कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई गलत काम ना हो सके, ठीक है। ये सब तुम क्या करोगे, चेक करोगे एंड इससे तुम्हें कंफर्ट आएगा कि हाँ जो हम चेक कर रहे हैं वो ठीक है, राइट। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा सभी जान से, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एक दो इनवॉइसेस चेक कर लिए, ना जी ना, सफिशिएंट इनवॉइसेस चेक करो जिसके ऊपर बेसिस तुम कंक्लूजन दे सको कि हाँ सब कुछ ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं यार, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स। ओके, क्या कह रहा है पॉइंट सर? द ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। This includes reviewing how management has applied accounting policies and made significant judgments, such as methods for appreciation and inventory valuation. बिल्कुल सही। The auditor also evaluates whether these policies are appropriate and consistently applied over time. Proper disclosure का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो। दो पार्ट्स हैं तुम्हारे इस पॉइंट के, एक तो है प्रॉपर डिस्क्लोजर ये वाला, एक है इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स। दो पार्ट्स हैं। डिस्क्लोजर किसके अकॉर्डेंस में करना है, ये देखो, डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। भाई तुम कंपनी हो, तुम लोगों ने
तुम लोग कंपनी एक्ट पढ़ोगे ही सी इंटर में, लॉ में। अब कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक पॉइंट उसमें होता है कारो का। कारो सुना होगा, अगर नहीं सुना आप तो सुन लोगे डेफिनेटली। कारो कंपनीज ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, राइट, सॉरी। तो कारो, तो भी कंपनी एक्ट क्या कहता है कि अगर तुम्हारी, मेरे को यार लिमिट नहीं याद आ रही, देखो थ्रेशोल्ड नहीं मेरे को याद आ रही कि कारो कब लगता था, मैं मेरे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एट द मोमेंट, बट वो एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है। कोई कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आपकी कंपनी सेटिस्फाई कर रही है, इतने डिपॉजिट्स हैं, टर्नओवर है, कुछ होता है, तो आपको कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपके ऑडिटर को। आपके ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? कारों एज पर कारों रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड कारों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि फिक्स एसेट का रजिस्टर मेंटेन हुआ नहीं हुआ है, पीपी का रजिस्टर मेंटेन हुआ नहीं हुआ, इन्वेंट्री है तो उसकी इस तरह की स्टॉक रिपोर्ट बनेगी, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट्स हैं तो उसको इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कारों में होते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम लॉ में एक और चीज़ पढ़ोगे सेक्शन में, अगर तुम कोई भी लोन लेते हो, लोन लेती है कंपनी बैंक से, उसके बदले में वो मॉर्टगेज करेगी, मॉर्टगेज देगी अपनी प्रॉपर्टी, राइट। तो उसको उसका क्या करवाना पड़ता है? चार्ज क्रिएट करवाना पड़ता है, चार्ज क्रिएट करवाना पड़ता है उसको कंपनी जेट के ऊपर जाके। उसके अलग डिस्क्लोजर्स होते हैं एक्ट में, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह में। तो समझ पा रहे हो इसकी गहराई को कि भाई सीधी सी बात है, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट तो करेगा ही करेगा, ये तो देखेगा कि जो भी फिगर्स आ रही हैं ये सब कुछ ठीक है, नहीं है, ओके है सब, या कुछ फ्रॉडी लग रहा है। बट उसके साथ साथ जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर द एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, लाइक इन केस ऑफ कंपनीज देयर इज कंपनीज एक्ट 2013, जो भी एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग में जो भी लॉज हैं, क्या उनके अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने कारों की एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने तुम्हें एग्जांपल दी अपने ये चार्ज वाली एग्जांपल दी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की, कि लोन ले रहे हो तो चार्ज क्लियर करना पड़ना है, उसके अकॉर्डिंगली जो जो भी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, जो भी डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, क्या वो कंपनी ने अच्छी तरह डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, राइट। एवेल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स, ये तुम ऑलरेडी लाइक मैंने लास्ट जो अपना रिसेंट लेक्चर हुआ क्लास नंबर 2 है अपनी, उसमें भी सॉरी क्लास नंबर 3 पार्ट 2, क्लास नंबर 3 जो है अपनी इसी चैप्टर की पार्ट 2, उसमें भी भाई मैंने एक्सप्लेन किया था इवेल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स के रिगार्डिंग कि यार जो मैनेजमेंट है लाइक वो बहुत तरह की वो करती है, जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। मतलब डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनानी है, डेटर्स को प्रोविजन बनानी है। अब मैनेजमेंट की जजमेंट है कि भाई 5% प्रोविजन बनाएंगे, वो जजमेंट होगी, ये देखो। या तुम कह सकते हो अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो भी जजमेंट ही है। मैंने लास्ट एग्जांपल भी लिया था लास्ट वीडियो में कि यार लाइक जैसे ऑब्सोल्यूट स्टॉक है, डेड स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास, सेल ही नहीं हो रहा वो 2-3 साल से, उसके ऊपर कितनी प्रोविजन बननी चाहिए। तो ये सब क्या है? सब्जेक्टिव जजमेंट्स हैं। तो जो ऑडिटर है वो ये भी देखेगा कि यार ये जजमेंट्स हैं, ये किस बेसिस पे जजमेंट्स मैनेजमेंट ले रही है, क्या ये रियलिस्टिक हैं, ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस मैनेजमेंट ले रही है कि हाँ जी ऐसा हो गया ना, ठीक है, सीधी सी जाहिर सी बात है। रियलिस्टिक जजमेंट्स हैं। दूसरी बात, रीजनेबल हो, मतलब हाइपोथेटिकल ना हो, कहने की बात है, हाइपोथेटिकल जजमेंट्स ना हो, कहने की बात है, ठीक है। और सपोज तुम्हारे बेसिकली गोडाउन में, मैं फैक्ट्री में गोडाउन में भी एक तुम लगा लो फिनिश गुड्स बने पड़े हैं जो पिछले 6 साल से सेल ही नहीं हुए, 6 ईयर से वो सेल ही नहीं हो रहे। तुम कह रहे हो कि मैनेजमेंट राइट ऑफ कर दो, ये इन्वेंट्री सेल नहीं होती, अब 6 साल से नहीं बिकी, अब क्या बिकेगी? बट मैनेजमेंट मानने को तैयार ही नहीं है, ओ ना जी ना, बिकेगी। तो भाई ये क्या है? अनरीजनेबल एग्जम्पशन ले रही है मैनेजमेंट। जो इन्वेंट्री पिछले 6-7 साल से नहीं सेल हुई, वो अब क्या सेल होगी यार? आई होप तुम लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये सो भाई ये हमने कवर कर दिया कि व्हाट इज इंक्लूडेड, कि स्कोप में हमारे क्या क्या आएगा, जो तुम लोग बेसिकली चेक करोगे जाकर। ये एक नोट है हमारा प्यारा सा। Since FS are prepared on the basis of historical financial information, it is logical that audit of FS is also based on upon such historical information. Therefore, audit of FS is based on historical financial information. भाई कॉमन सेंस है, टोटली कॉमन सेंस है। अब यार मेरी बात सुनो, तुम ऑडिट किसका करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट ही नहीं होंगी, क्या ऑडिट कर पाओगे? सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो सर आप? सर जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनी, जब तक P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट बने ही नहीं, ड्राफ्ट ही नहीं किए कंपनी ने, क्लाइंट ने, हमारे मैनेजमेंट ने, तब तक हम ऑडिट कैसे कर देंगे? आंसर इज यस। जब बन जाएंगे उसके बाद तुम ऑडिट करोगे, बिल्कुल सर। एंड वो FS हैं क्या? दे आर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है अभी हमारा? 24-25 चल रहा है।
सॉरी वो खत्म हो गया, हमारा 25-26 चल रहा है, राइट। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 25-26, FY 25-26 चल रहा है, राइट। अब यार अब इसकी जो है बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में FY 24-25 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या होगी, प्रिपेयर्ड होंगी। तुम इस फाइनेंशियल ईयर में किसका ऑडिट करोगे, 24-25 का। क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2025 को तो भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग होगी, पूरे साल की बुक्स फाइनलाइज होंगी, उसके बाद तुम ऑडिट करोगे। वो बुक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो पिछले साल हो चुका, जो सेल परचेज प्रॉफिट एक्सपेंस जो सब कुछ हम कर चुके हैं सर, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो पास्ट में हो चुका। हम 25-26 में हैं, बट FS किसकी हैं, 24-25 की, दैट इज पास्ट, जो हो चुका, हिस्ट्री में हो चुका, हिस्टोरिकल है, समझो बात को, उसका ही तुम ऑडिट कर रहे हो। तो भाई वही तो पॉइंट कह रहा है हमारा कि जो ऑडिट होता है FS का, किसके ऊपर बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है हमारा ऑडिट। दैट इज क्वाइट लॉजिकल एज वेल। आई होप समझ आया होगा ये वाला पॉइंट भी नोट तुम लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड नहीं होता सर, ये तो पढ़ लिया हमने कि क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं होता। आइए देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस बाउंड्रीज। ऑडिटर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म टास्क आउटसाइड देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे कैनॉट असेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट लाइक sophisticated machinery or determine the lifespan of buildings as these require special knowledge of engineers। भाई जाहिर सी बात है, तुम लोग CA हो, तुम लोग ऑडिटर हो, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम लोगों को ऑडिट की नॉलेज है, टैक्सेशन की नॉलेज है, ठीक है, तुम लोगों को अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है, लॉस की नॉलेज है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है, राइट, अपना स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, तुम लोगों को अकाउंट्स की नॉलेज है, ठीक है। भाई तुम लोगों तुम्हारी ये एक्सपर्टीज़ है, जो मैंने अभी बोले हैं सब्जेक्ट्स 7-8 जो भी बोले हैं, तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हैं, ये पढ़ के बने हो CA, राइट, पढ़ रहे हो, फाइनल में पढ़ोगे फिर बनोगे CA। भाई जो हमारी एक्सपर्टीज़ है सर, हमारी वही बाउंड्रीज़ हैं। कल को अगर आप हमें कहो कि CA साहब, कि ऑडिटर साहब, ये एक बिल्डिंग खड़ी है, ये कितने साल चलेगी, क्या यूजफुल लाइफ होगी इसकी, बताना सर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल चलेगी, मेरे को क्या पता। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे, ओ भाई किसी इंजीनियर से जाके पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा है ये काम। सर इंजीनियर से पूछो, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं उनसे पूछो, क्योंकि सर मेरी एक्सपर्टीज लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब में है, ना कि बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन करने में, बिल्डिंग्स की लाइफ स्पैन डिटरमिन करने में। आई होप समझ आ रहा होगा कि भाई जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है तुम वो काम करो, यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ओनली दैट टास्क। नॉट ऐसे ही कि CA को कहे, कोई ऑर्डर को कहे वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता जी। जो मेरी एक्सपर्टीज़ है जी मैं वही करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को कह दो कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं नहीं करूँगा। अब वो ऑडिटर है, ऑडिटर, अब वो तो ऑडिट करेगा, ऑडिट। आई होप समझ आया होगा यार। सेकेंडली डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, ऑलरेडी हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं यार कि यार CA इज़ नॉट एक्सपर्ट, rather I would say auditor is not expert in verifying the genuineness of documents, so they cannot authenticate documents as part of the audit responsibilities। I hope ये क्लियर होगा पॉइंट, तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत बार कर चुका हूँ पहले। तो ये था तुम्हारा स्कोप ऑफ ऑडिट। आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि यार हमारा स्कोप क्या है जब हम ऑडिट कर रहे हैं, एंड क्या हमारा स्कोप नहीं है, ठीक है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, रेड, rather I would say रेड 2। देख के आए मूवीज़, अरे कहाँ सर, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सर अभी। अरे कोई नहीं यार, एक दिन निकाल के देख भी जाओगे संडे को। अरे नहीं सर एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्या बात सर, आप मजाक कर रहा हूँ। भाई रेड 2 आई है अजय देवगन साहब की, और हमारे प्रद्युमन साहब भी लौटे हैं CID रिटर्न्स के साथ, नया सीज़न CID का, CID सीज़न 2। एग्ज़ाम के बाद देखेंगे रेड 2, राइट, तुम भी मैं भी इकट्ठे चलेंगे देखने। अब भाई मेरी बात सुनो, रेड 2 अजय देवगन साहब क्या हैं, रेड डालने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिली, रेड डाल दी। प्रद्युमन साहब, अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, पता लगा। भाई ये कौन है, दीज आर द इन्वेस्टिगेटर्स। चाहे अजय देवगन साहब हो हमने रेड मूवी में जो करेक्टर दिखाया गया है, या आपने प्रद्युमन साहब का करेक्टर हो CID में,
ये क्या है, ये बेसिकली क्या है? वट आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल यार? ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बट तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। डिफरेंस समझो, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन हमारे टॉपिक का नाम है सर। डिफरेंस समझो। एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि क्लाइंट के घर जाके, क्लाइंट के बिजनेस में जाके तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी। तुम्हारे पास इस तरह की कोई लीगल पावर्स नहीं है कि तुम सर्च, तुम्हारे पास सर्च वारंट है, तुम सर्च कर रहे हो जाके क्लाइंट के घर पे जाके उथल पुथल कर रहे हो। याद है? याद है रेड 1 वाला सीन? रेड 2 तो मैंने नहीं देखी, रेड वाला सीन सारा सारा नीचे। याद है कि नहीं याद है? तो हाँ है ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई। याद है सर, याद है, बिल्कुल याद है। तो यार तुम्हारे पास इस तरह की कोई पावर्स नहीं है, तुम क्लाइंट के बाद घर पे जाके इसी तरह करो भाई, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर एन ऑडिटर। आइए पढ़ते हैं। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड डज नॉट ग्रांट, रुको, हाँ, एंड डज नॉट ग्रांट लीगल पावर सच एज कंडक्टिंग सर्चेज और टेकिंग स्वॉन स्टेटमेंट। स्वॉन स्टेटमेंट मतलब शपथ ले रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, स्वॉन स्टेटमेंट्स, राइट। अनलाइक एन इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही। इन्वेस्टिगेशन में तो सब कुछ होता है, कोर्ट में जाके प्रेजेंट करते हो, सब कुछ करते हो, विच इज अ फोकस एग्जामिनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जाम्पल डिटेक्टिंग फ्रॉड। एंड ऑडिट एम्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ऑडिट का स्कोप क्या है? ब्रॉड एंड जनरल है, वेराज इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है? नैरो है। भाई मतलब सीधी सी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती हैं, उनका स्कोप क्या होता है? नैरो होता है, एक स्पेसिफिक स्कोप होता है। अब रेड मूवी में क्या है? वो क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों सर्च वारंट लेके आए हैं? उनको शक है, उनको क्या है? शक है कि भाई इसके पास ब्लैक मनी है, इसके पास ब्लैक मनी है। उनका बेसिकली जो इंटेंट है रेड डालने का, वो क्या है कि इसके पास ब्लैक मनी है, भाई काला धन है, निकालो। प्रद्युमन साहब का इंटेंट क्या है? वो क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई मर्डर है, इसी ने मर्डर की है, पता लगाओ, पता लगाओ। बड़े मेरे भाई, ऑडिट जब जो ऑडिटर है वो ऑडिट जब करता है तो ऑडिट करने का पर्पज़ यही नहीं होता कि हम फ्रॉड ढूंढने जा रहे हैं। आंसर इज नो। हमें फ्रॉड मिल गया ऑडिट करते करते, दैट्स अनदर मैटर, बट हमारा इंटेंट ये नहीं होता कि हम फ्रॉड ढूंढ के ही आएंगे। भाई ज़रूरी थोड़ी कि फ्रॉड हो। अभी क्लाइंट यार बंदा है, क्लाइंट भी बिजनेस कर रहा है यार, उसके ऊपर भी भरोसा रखो यार, ऐसी क्या बात कर दी। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट का सिर्फ, तुम्हारे ऑडिट का मतलब क्या है? तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कि एफएस फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से या नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ना कि तुम किसी इन्वेस्टिगेशन पे हो। समझ आ रहे हो? ऑडिट का स्कोप क्या होता है? ब्रॉड होता है, बट इन्वेस्टिगेशन को होता है, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होता है नैरो, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि भाई इस बंदे ने, इस बंदे के पास ब्लैक मनी है, इस बंदे ने खून किया, अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ, ये बंदा फ्रॉडी फ्रॉडी लग रहा है, इस बंदे ने फ्रॉड किया है तो ढूंढो। बट ऑडिट ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ सर एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, बस ये हमारा काम होता है जो हम करेंगे। आई होप क्लियर होगा ये वाला टॉपिक भी तुम लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हो गया अपना एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब सबसे पहले तो मतलब समझो, देखो एंगेजमेंट का एश्योरेंस तुम लोगों को पता है, समझाया लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि एश्योरेंस होता क्या है, राइट। आश्वासन देना। फिर भाई मैंने कह दिया, वो तेरे को लाइक करती है तो करती है रे, करती है, कुछ कुछ होता है, हाँ उसको भी होता है। एश्योरेंस यू वेरी वेल नो। एंगेजमेंट का मतलब क्या है बॉस? एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एंगेजमेंट होती है बेसिकली, तुम हो ऑडिटर, सामने है तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारे बीच में जो एक बेसिकली तुम ऑडिट करना चाहते हो, तुम्हारे क्लाइंट ने तुमको अपॉइंट किया कि सीए साहब, ऑडिटर साहब, हमारा ऑडिट आप करोगे हमारी कंपनी का। तुम कंपनी के एजीएम में क्या हुए, एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गई, ठीक है। तो जो तुम्हारे बीच अग्रीमेंट बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई क्लाइंट ने कह दिया कि ऑडिटर अपॉइंट हो गया ऐसे ही बन के, नो जी नो। प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है उस चीज़ की, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होती हैं, जिसको हम आगे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं, जिसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में हम, जिसको एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है। मतलब जिसमें पूरी की पूरी कंडीशंस लिखी होती हैं। एंगेजमेंट का मतलब कंडीशन, तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें पूरी की पूरी बेसिकली कंडीशन लिखी हुई हैं कि हाँ इस तरह ऑडिट होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम ऑडिट करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि हम ऑडिट करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट साहब? जो हम इन्फॉर्मेशन मांगे हुए आप अच्छी तरह दोगे, जो भी हमने मांगा आप दोगे। एंड सेकंड थिंग, जो भी एफएस हैं प्रिपेयर आप करोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ऐसी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो लिखी जाती हैं किसमें, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। दिस इज नोन एज एंगेजमेंट, एक अग्रीमेंट बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में कहूँ, अग्रीमेंट दोनों के बीच में, ठीक है। आई थिंक मैंने लिखी भी है, इंक्लूड किया है नोट्स में अपने, लेट मी चेक। या लिखी है मैंने यहाँ पे। क्या होता है एंगेजमेंट का मतलब? ये रहा, सॉरी। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। जैसे मैंने बताया अग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज, कि सर मैं आपको ऑडिटिंग सर्विस दे रहा हूँ। इट इज द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। जैसे मैंने ऊपर बताया कि दोनों के बीच में क्या होगा, एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होगा, एंटर होगा, जिसमें सारा का सारा कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब तो डेफिनेशन भी पढ़ा दी तुम लोगों को मैंने। एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब यार देखो, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होगी? वो एग्रीमेंट, वो एक अरेंजमेंट तुम्हारे और क्लाइंट के बीच में, जिसमें तुम एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग आश्वासन दे रहे हो। बेसिकली तुम कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर रहे हो क्लाइंट का कि हाँ हम आपको एश्योरेंस देंगे, हम आपको चेक करके एश्योरेंस दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक है, हमने चेक कर लिया। वही तो होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट। और क्या होता है? और पढ़ा देता हूँ। इट मीन्स एन एग्रीमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस a conclusion designed to enhance the degree of confidence for the intended users other than the responsible party about the outcome of evaluation or measurement of a subject matter against criteria. It means the practitioner gives an opinion about specific information. वही तो बात होगी, वही तो बात है कि एक्सप्रेस करना है क्या, एक कंक्लूजन, ताकि एनहांस हो सके किसका कॉन्फिडेंस, सामने वाले यूजर्स का, यूजर्स ऑफ एफएस। यही तो हम ऑडिट में पढ़ के आए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं ताकि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, उनका जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको हम एनहांस कर सकें कि यार हमने चेक कर लिया, आप चिंता मुक्त हो जाओ, सब कुछ ठीक है, जस्ट बी टेंशन फ्री। समझ आया? यही तो करते हैं हम। अब देखने वाली बात क्या है यार, इसके देखो एलिमेंट्स को देखो ध्यान से। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर? फर्स्ट इज थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, लव ट्रायंगल, ए बी सी, ए लव सी, सी लव्स बी, बी लव्स ए। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? छोड़ो, बाद में बातें करेंगे ऐसी। सो यार क्या तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एश्योरेंस एंगेजमेंट में? आई थिंक समझ आ गया एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब। आई होप समझ आ गया होगा। इट्स ए बेसिकली एग्रीमेंट कि वही है कि भाई एश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा मैं तेरे को किसी चीज़ के रिगार्डिंग, स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है। लाइक ऑडिट में क्या करते हैं हम, ऑडिट करते हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, ऑडिट हो गया, एफएस होगी हमारा सब्जेक्ट मैटर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उसके रिगार्डिंग हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे सर, एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप समझ आ गया होगा। तीन पार्टीज क्या होंगी, प्रैक्टिशनर, द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, जो बंदा एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक ऑडिट के केस में क्या होगा, ऑडिटर, जो बंदा बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है एश्योरेंस, वो क्या होगा, प्रैक्टिशनर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसको एश्योरेंस प्रोवाइड हम नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हो गई, प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट मैटर, जो पार्टी बेसिकली उस सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कर रही है। मैं एग्जांपल लूँगा, मेरी बात सुनो। इंटरनेट यूजर्स, द इंडिविजुअल ग्रुप हु विल यूज एश्योरेंस फॉर टू मेक डिसीजंस। अगर मैं तुम्हें सीधा भाषा में बताऊँ अगर इसी चीज़ को, अगर मैं एक ऑडिट के एंगल से बात करूं, एक ऑडिट के एंगल से बात करूं, ऑडिट है, अगर तुम्हें एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब समझाऊं, इनके तीन एलिमेंट समझाना चाहूँ एक ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये तुम क्लियर होगा। ऑडिट भी एक टाइप, एक तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, बिकॉज इसमें भी तुम क्या कर रहे हो, एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। प्रैक्टिशनर कौन होगा इस केस में, ऑडिटर खुद, बिकॉज प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द एश्योरेंस, ऑडिटर है सॉरी। उसके बाद अपना क्या एलिमेंट था, क्या था अपना एलिमेंट यार, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, द वन हु प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर, जिसने सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर किया है। अब भाई ऑडिट का केस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन प्रिपेयर कर रहा है, मैनेजमेंट।
एक और उनका रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी इंटरनेट यूज़र्स, आई यूज़र्स, कि जिनके लिए भाई हम एश्योरेंस रिपोर्ट इशू कर रहे हैं ताकि वो डिसीजन ले सकें। हमारे केस में क्या हो गया, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स भी आ गए, बैंक भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, इंप्लॉयज़ भी आ गए, जो भी यूज़र्स हैं एफएस के। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि बेसिकली मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ऑडिट की समझाने के लिए इन 3 एलिमेंट्स को, राइट। इजी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। वही बात, हमारे केस में सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये देखो हमारे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है एफएस, कि जिसके बेसिस कि जो जिसके रिगार्डिंग एश्योरेंस मिल देनी है हमने, मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, एश्योरेंस देगा। किसकी एश्योरेंस, किस चीज़ के रिगार्डिंग, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट मैटर। रेफर टू इन्फॉर्मेशन बीइंग एग्जामिन बाय द प्रैक्टिशनर, कि जिसके रिगार्डिंग, जिसको एग्जामिन करके वो क्या करेगा, जिसको एग्जामिन करना है, और किसकी बेसिकली वो चीज़ जिसके बेसिस, मतलब जिसके लिए एश्योरेंस मांग रहे हो। समझ गए तुम लोग। आई लाइक रादर द करेक्ट वर्ड वुड बी फॉर विच एश्योरेंस रिपोर्ट इज इशूड, यस सच इन्फॉर्मेशन फॉर विच एश्योरेंस रिपोर्ट इज आस्क्ड, कि जिसके लिए हमने इंश्योरेंस रिपोर्ट मांगी है वो इन्फॉर्मेशन क्या है। आई होप क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट, सूटेबल क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू वैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड लॉ रेगुलेशन गाइडलाइंस। बिल्कुल सही भाई। हमारे केस में क्या होता है, एसेस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हमारा बेंचमार्क का क्राइटेरिया है हमारा, कि भाई उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको अपने मन में एक बेंचमार्क सेट करते हुए कि यार हमने उस लेवल का ऑडिट करना है, राइट। वो हमारा सूटेबल क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, आई विल से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये आगे अपकमिंग चैप्टर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आज भी डिस्कस करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या मतलब होता है सर इसका। उसके पहले ये पढ़ा देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। भाई जाहिर सी बात है, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सारा कुछ चेक कर लिया, सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या करेगा, रिपोर्ट इशू करेगा इन एंड में। अरे करेगा ना यार, बिल्कुल करेगा सर। रिटर्न रिपोर्ट इशू करेगा, एश्योरेंस रिपोर्ट, जिसमें वो लिखेगा कि यार मैं क्या, कि अपनी एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। आई होप क्लियर होगा। हमारे केस में क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक। आई होप समझ आया होगा। ये पॉइंट हम एंड में डिस्कस करता हूँ मैं इस पॉइंट को अच्छी तरह से, क्या है पॉइंट। पहले बाकी टॉपिक्स हम कर लें कवर। ये कुछ एग्जांपल हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की, क्या है। अब देखो ये पहले नीचे वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ये तुम्हारी आईसीआई बुक से ही मैंने उठाया है, मेरे अपना इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्पेसिफिक इस डायग्राम में। ये वाला डायग्राम मैंने आईसीआई मॉड्यूल से ही कॉपी किया तुम्हारा, राइट। अब देखो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है भाई। जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है सर, वो क्या है, वो 3 तरह की होती हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब जिसमें तुम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को। बेस्ट एग्जांपल अपना ऑडिट रे, बिल्ड ऑडिट में क्या कर रहा है तू, अरे क्या कर रहा है बॉस ऑडिट में, तू रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को। पढ़ के आए हैं 2 दिन हो गए, यही तो कुछ पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस whether the FS are free from material statement in all the aspects, whether due to fraud or error। ये कुछ तो पढ़ते आ रहे हैं ऑडिट। दूसरा टाइप क्या होती है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें क्या आता है, रिव्यू। सर ये क्या होती है, समझाता हूँ कि क्या होती है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है ना, उसमें और रीजनल एश्योरेंस में सिर्फ इतना का डिफरेंस होता है कि यार जितने हम डिटेल में, लाइक रीजनेबल एश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेप्थ चेकिंग करते हैं। इंडेप्थ चेकिंग करेंगे ताकि हम अपने आप को बेसिकली एक कंफर्ट ले सकें कि यार क्या हम प्रोवाइड कर सकें रीजनल एश्योरेंस कि यार बाकी सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। हम अपने जो ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, AP आई विल से ऑडिट प्रोसीजर्स, उनको डिटेल में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे when we are providing reasonable assurance engagement, ठीक है। but in case of limited assurance engagement, this one जो कि रिव्यू होता है, बस फ़र्क इतना क्या है इन दोनों में कि इनमें क्या है, हम इंडेप्थ चेकिंग नहीं करेंगे, नो इंडेप्थ चेकिंग, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो अपने AP हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं लगाएंगे,
लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे। क्यों क्यों सर हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्यों हम लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉस? क्योंकि तूने जो एश्योरेंस देनी है वो भी लिमिटेड ही तो देनी है। यू हैव टू गिव लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस देनी है तूने, ना कि पूरी की पूरी रीजनल एश्योरेंस देनी है। और जब एश्योरेंस लिमिटेड देनी है तो काहे को डिटेल में ऑडिट करना रे? तो क्यों इतना ऑडिट कर रहा है, क्यों इन डेप्थ चेकिंग कर रहा है? तो जो ऑडिट प्रोसीजर भी लगाएगा वो भी लिमिटेड ही लगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका एग्जांपल होता है रिव्यू। अब ऑडिट तुम लोगों को पता है कि क्या होता है, रिव्यू नहीं पता होगा, आओ समझाता हूँ रिव्यू क्या होता है। रिव्यू क्या होता है आओ समझाता हूँ। रिव्यू, ये देखो जो ऑडिट है, छोड़ो, तुम लोग जब अपनी आर्टिकलशिप में जाओगे, सपोज तुम लोग ऑडिट कर रहे हो, ये भी छोड़ो, तो मेरी बात सुनो, तुम लोग आर्टिकलशिप में गए, ठीक है। अब ऑडिट किसका करोगे? एक एंटिटी का करोगे, किस पीरियड का करोगे? पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड। भाई जो ऑडिट है वो जनरली क्या होगा, पूरे साल का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर का होता है जनरली, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। लाइक जॉब सिनेरियो चल रहा है, अब किस फाइनेंशियल ईयर के अभी करंटली जो भी जितने भी सीएज हैं, ऑडिटर्स हैं अपने, वो किस पीरियड का ऑडिट कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स का? फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो चुका है, दैट इज 24-25, जो एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, इसका ऑडिट कर रहे हैं पूरे के पूरे साल का, राइट? बिल्कुल। बट ये मेरी बात सुनो, लेट्स सपोज तुम लोग खड़े हो 31 दिसंबर 2024 को, आज से 4 महीने पहले, कि तुम लोग सोचो कि यार हम 31 दिसंबर 2024 को खड़े हैं, आज से 4 महीने पहले की बात है। अब यार कोई बंदा बैंक के पास गया, बैंक से उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे बैंक को कहा कि मेरे को लोन चाहिए, बिजनेस था, बिजनेस एंटिटी कोई गया, वो बैंक को कहा लोन चाहिए मेरे को, यार मेरे को बिजनेस अपना एक्सपेंड करना, लोन चाहिए बिजनेस पर्पज के लिए। मैं था ठीक है मिल जाएगा। अब तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि भाई बैंक ऐसा तो देगा नहीं, वो पिछले साल की क्या करवाएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएगा। सर इस साल की क्यों नहीं मंगवाएगा? मेरे भाई अभी तुम 31 दिसंबर को खड़े हो, एंड इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कब होगा? अब 2025 में, जब ये एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च क्रॉस हो गई, इस डेट के बाद इसकी बुक्स बनेगी, क्लोज होंगी, उसके बाद इसका ऑडिट होना स्टार्ट होगा। यानी कि जो इस फाइनेंशियल का ऑडिट है वो कब होगा? इस साल होगा ऑडिट। तो यानी कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर की जो ऑडिटेड एफएस हैं वो तो अभी बनी नहीं है। जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो सर, तो ऑडिटेड एफएस कहाँ से बन जाएगी, कहाँ से आएगी ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिट ही नहीं होगा? ऑडिट तो 6 महीने बाद होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या करेगा, लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ है उसकी एक तो रिपोर्ट ले लेगा, उसका ऑडिट एफएस ले लेगा, दैट इज FY 23-24 की जो लेटेस्ट अभी ऑडिट हुआ है। एंड वो क्या करेगा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अब तुम खुद सोचो, लास्ट ईयर के बेसिस पे भी माना, लास्ट ईयर ऑडिट हो चुका, अच्छी परफॉर्मेंस थी, मान गया, पर क्या बैंक यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा? आंसर इज नो। सर जो बीत गया वो बीत गया, वो मेरा कल था, दैट वॉज माई पास्ट। क्या उसकी वेटेज ज़्यादा होगी या जो आज है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी? आंसर इज जो आज है सर, जो प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तुम लोग जब अपनी स्कूल में थे, 8th 9th 10th क्लास में, +1 +2 में थे, 11th 12th में थे, तुम पढ़ते नहीं थे, यू वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, पढ़ते नहीं थे तुम, पर आज तुम CA इंटर में हो, फाउंडेशन में तुम्हारे 300+ मार्क्स आए हैं, इंटर में अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस मैटर करती है या वो आज से 4 साल पुरानी परफॉर्मेंस मैटर करती है? व्हेन यू वाज इन योर स्कूल 8th 9th क्लास की परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस मैटर करती है रे। जो बीत गया उसका क्या क्या करना, जो चला गया दैट वाज पास्ट। तो भाई जाहिर सी बात है, बैंक क्या करेगा, नो डाउट वो पास की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा तुम्हारा, लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो मंगवाएगा, बट वो करंट ईयर की देखो ऑडिट तो नहीं हुआ, सो ऑडिटर तो नहीं मंगवा सकता, बट वो क्या करेगा, वो कहेगा रिव्यू, जिसको हम लोग मैनी टाइम्स तुम लोग देखोगे हम बोलते हैं अपनी प्रोविजनल बैलेंस शीट्स।
तुम लोग आर्टिकलशिप में जाओगे तो तुम लोग देखोगे, तुम लोग ड्राफ्ट करोगे अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रोविजनल बैलेंस शीट्स, दैट इज एज ऑन डेट, मतलब एज ऑन डेट। इसमें सीए क्या करेगा, देखो ऑडिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सीए क्या करेगा इसमें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो क्या करेगा, 1/4/24 से लेके 31 दिसंबर 24 तक क्या करेगा, 9 मंथ्स हो गए टोटल, राइट। वो ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिट वो बाद में करेगा जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा, बुक्स बन जाएंगी, वो बाद में ऑडिट करेगा। वो अब क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू, रिव्यू में मतलब क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो जो 9 महीनों में जितना भी एंटिटी ने बिजनेस किया, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करेगा, वो चेक करेगा, बट वो डिटेल में चेक नहीं करेगा, वो इन डेप्थ चेकिंग नहीं करेगा, वो ऊपर ऊपर से चेक कर लेगा। ओके अच्छा ठीक है ना, मतलब ज़्यादा डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगा। उसको हम बोलते हैं क्या, रिव्यू, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसमें हम बोलते हैं हमारी लिमिटेड एश्योरेंस है हमारी। क्यों रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं है, बिकॉज सर हमने इन डेप्थ चेक ही नहीं की। हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं, हमने इन डिटेल चेक नहीं किया, हमने ऊपर ऊपर से चेक कर लिया कि यार चल ठीक है, देखो बैंक ने लोन देना, ऊपर से थोड़ा चेक कर ले कि जब ठीक है ना, कोई ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं लग रही ना, 3 महीने की बात है, ऑडिट तो हो ही जाएगा, तो अब चेक अब की बात बता, ठीक है ना। हाँ, दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग लिमिटेड एश्योरेंस, बिकॉज जितना हमने एक्सटेंड में चेकिंग किया, डिटेल में चेक नहीं कर रहे, ऊपर से चेक कर रहे हैं। सो इट इज़ अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एग्जाम्पल है रिव्यू। आई होप समझ आएगा कि रिव्यू का मतलब क्या होता है, क्यों बैंक्स मांगते हैं रिव्यू करने, रिव्यू बैलेंस शीट, जिसको हम प्रोविजनल बैलेंस शीट्स बोलते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी है। ठीक है, तुम आर्टिकलशिप में जाओगे तो यू विल प्रैक्टिकली सी दिस थिंग, प्रैक्टिकली सी दिस थिंग। मैं कोई भी हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल नहीं लेता बॉस, ये मेरी खासियत है। मैं कोई भी मन खड़ा एग्जाम्पल नहीं ड्राफ्ट करता, आई ऑलवेज टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि तुम लिंक कर पाओ। आर्टिकलशिप में भी जब जाओगे मेरी बातें याद रखोगे। आई जस्ट वांट दैट, ठीक है। सो ये हमारी होती है सर रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। इनका ये डिफरेंस भी दिया हुआ नीचे का, डिफरेंस देखो क्या है। रीजनल एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, इसमें क्या होती है, लिमिटेड में लो लेवल एश्योरेंस होती है, सीधी सी बात है। ये क्या होता है, इलेबोरेट एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, डिटेल में होते हैं, इन डेप्थ होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूअर प्रोसीजर्स होते हैं एज कम्पेयर टू रीजनल एश्योरेंस, कम प्रोसीजर्स लगाते हैं। पर्पस क्या होता है, रीजनेबल कंक्लूजन को ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या होता है। इसमें क्या करना है भाई, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, बिकॉज एश्योरेंस भी लिमिटेड देनी है, तो सारा कुछ लिमिटेड होगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑडिट, बिकॉज ऑडिट में तुम लोग क्या करते हो, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो क्लाइंट को, बट इन केस ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके एग्जाम्पल क्या होगी, रिव्यू, जो मैं अभी तुम्हें बता के आया हूँ, रिव्यू, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने बताई तुम्हें अभी, प्रोविजनल एफएस, ये क्या होती हैं, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। आई होप तुम लोगों को डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। ये तुम लोग पढ़ लेना, मैं इसको समझा ही चुका हूँ, ये 2 पॉइंट मैं करवा ही चुका हूँ, ऑडिट भी रिव्यू भी, ये मैं अब करवाने जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव, नीचे वाला कुछ है नहीं इतना, ठीक है। और जो लास्ट अपना पॉइंट बचा उसको भी डिस्कस करें एंड रैप अप करें। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स डीलिंग विद मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हो भाई, तुम ऑडिट किसका करते हो, ऊपर पढ़ा के आया था नोट, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का करते हो, जो पास में हो चुका, जो बन चुका, उसका ऑडिट कर रहे हो। तुम अभी रिव्यू करके आए हो, रिव्यू कितने का महीनों का किया, 9 महीनों का रिव्यू करके आए हो। वो 9 महीने क्या है, पास, जो बीत चुका, जो पास था, वो 9 महीने की अकाउंटिंग का तुम रिव्यू करके आए हो, जो 9 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। आंसर इज यस, बट एश्योरेंस आल्सो इंक्लूड्स द मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल एफेस। मतलब सर, मतलब भाई, एग्जामिनेशन ऑफ prospective financial information like forecast or assurance regarding operations of controls। सर, प्रोस्पेक्टिव का मतलब माने तो प्रोजेक्शंस, फ्यूचर, फोरकास्ट, बैंक से लोन लेने गए,
बैंक ने लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट तो मांग ली, ठीक है। बैंक कहता है बच्चा अगर शुरू से अच्छा हो पढ़ाई में तो चांसेस है कि अब भी अच्छा ही चल रहा होगा, ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया। बैंक कहता है चल पास तो ठीक है, आज की वेटेज ज़्यादा है, तू आज की अपनी वो लिया, प्रोविजनल रिव्यू लिया, रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिया जो हम ऊपर कर चुके हैं डिस्कस। दिस इज़ करंट परफॉर्मेंस, करंट पोजीशन, ये पास था, ये करंट है। पर बैंक कहता है चल माना, अब लोन है बॉस, मेरी बात सुनो, लोन है 10 साल का, लोन है 10 साल का, क्या पता आज मैं मानता हूँ, आज लास्ट ईयर की चेक कर लिया, आज की कंडीशन ठीक कर ली, करंट ईयर चेक कर लिया, इसके बेसिस पे बंदा सही जा रहा है, ओके है, एंड एक नंबर सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। बट कल का क्या पता, कल हो ना हो, कल हो ना हो, कल किसने देखा। फ्यूचर इज सो अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो कि तुम्हारे साथ कल क्या हो जाए। क्या पता कल को क्लाइंट इंसॉल्वेंट हो जाए, वो रीपे ना कर पाए लोन, क्या पता क्लाइंट की बिजनेस अच्छा ना चले। तो बैंक क्या करता है बॉस, अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रोजेक्शंस मांगता है। बैंक क्या करेगा, तुमसे क्या करेगा, प्रोजेक्शंस मांगेगा कि यार मेरे को आज की डेट ठीक है, आज का करंट ईयर का रिपोर्ट तूने मेरे को रिव्यू दे दिया, लास्ट ईयर की ऑडिट एफएस दे दी जो ऑडिट हो चुका है जिनका, बट फ्यूचर के लिए भाई तू मेरे को प्रोजेक्शंस बना के दे कि आज अपनी बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शन दे अगले 5 साल की, कि अगले 5 साल में तू कितनी सेल्स करेगा, कितनी परचेज करेगा, कितने एक्सपेंस करेगा, कितना तेरा प्रॉफिट होगा, कितना तेरा मार्जिन होगा, कितना तेरा बिड्डा होगा, सब कुछ दे तू मेरे को, प्रोजेक्शंस दे फ्यूचर की, फोरकास्ट। सर बट हमें कैसे पता कि क्या हम सेल करेंगे। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ तेरे को, वही तो बता रहा हूँ यार, यू डोंट नो कि तुम कितनी सेल करोगे फ्यूचर में, वेरी वन नो, फ्यूचर किसी को नहीं पता, राइट। बट प्रोजेक्शंस तो बना के चलोगे ना यार। अब तुम लोग हो, तुम्हारे एग्जाम सितंबर 25 में है, राइट, 4 मंथ्स पढ़े हैं, मई जून जुलाई सितंबर, ठीक है, 4 महीने पढ़े हैं, तो तुम 4 महीने को ऑलरेडी प्लान तो बना चुके ना कि यार अच्छा मैंने इस महीने मेरा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एडवांस अकाउंट उठाऊंगा, मैं टैक्सेशन उठाऊंगा, अच्छा फिर मेरी कॉस्टिंग पड़ी है, फिर मेरा बेसिकली जीएसटी पड़ा है, डीटी पड़ा है, डायरेक्ट टैक्स पड़ा है, मेरा वो पड़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पड़ा है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पड़ा है, वो मैं जुलाई तक रैप अप कर दूंगा, अगस्त में मैं क्या करूँगा, फिर से रिवीजन करूँगा, टेस्ट सीरीज दूंगा। तो ऑलरेडी तुम लोग क्या कर चुके हो, प्लान कर चुके हो अपने 4 मंथ्स, यू हैव ऑलरेडी प्लान। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। प्रोजेक्शंस हर कोई बंदा बनाता है, चाहे तुम स्टूडेंट लाइफ में बना रहे हो, चाहे मैं एज एन एजुकेटर बना रहा हूँ, एंड बिजनेस अपना एज ए बिजनेस बना रहा है, हर कोई बंदा प्रोजेक्शन बना के चलता है कि मैं अपने आप को आज के 5 साल बाद, अपने 4 साल बाद कहाँ देखता हूँ, वेर आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years। बैंक वही मांग रहा है कि यार आप प्रोजेक्शन दो, क्योंकि बैंक ने बेसिकली वो एक तरह की सर्टेनिटी करनी है कि यार क्या ये बंदा 5 साल के बाद भी ठीक होगा, क्योंकि लोन 10 साल का है, तो बैंक प्रोजेक्शन मांगता है अगले 5-7 साल की, कि भाई तू 5 साल बाद भी क्या दिखेगा, ताकि तेरी रीपिंग कैपेसिटी मैं जज कर सकूं। अब तुम लोग सोचो, अब जो रिव्यू जो ऑडिटेड है उसके ऊपर भी हमारे ऑडिटर ने क्या किए पड़े हैं, सिग्नेचर किए पड़े हैं, विच एक्ट एज अ क्रेडिबिलिटी। जो रिव्यू हैं उसके ऊपर भी हमारे ऑडिटर साहब ने क्या किए पड़े हैं, सिग्नेचर किए पड़े हैं, विच अगेन एक्ट एज अ क्रेडिबिलिटी फॉर बैंक। बट प्रोजेक्शंस के ऊपर भाई तुम खुद सोचो, अगर प्रोजेक्शन के ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए, ऐसा तो मैं बैंक के पास चला जाऊँ भाई मांगने, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ, वो चला जाए बिजनेस एंटिटी मांगने लोन बैंक के पास, बैंक के कोई ये जी हमारी प्रोजेक्शन बन गई, अपने हिसाब से अकाउंटेंट से बनवा रही प्रोजेक्शन, ओए सुन 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 सुन, इस बार अपनी कितने की सेल हुई है, 500 CR की, ऐसा कर नेक्स्ट ईयर दिखा दे 700 CR, 700 करोड़ की सेल दिखा, उससे अगले साल दिखा 1000 करोड़ की, उससे अगले साल दिखा 2000 करोड़ की, फिर दिखा 5000 करोड़ की। भाई मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी दिखाऊँ, ऐसा तो अगर कोई सिस्टम ना हो तो बिजनेस एटलीस्ट क्या करें, वो तो अपने मन हिसाब, अपने मन घड़न, अपने मन से क्या कर सकती हैं सर, फिगर्स को प्रोजेक्ट कर सकती हैं, प्रोजेक्शन दे दें। ये तो गलत है सर, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा तो है नहीं। हर कोई बंदा क्या करेगा, अपनी पोजीशन को बेटर दिखाना चाहेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिल सके, बैंक से लोन मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इन्वेस्टर से पैसा उठा सके। हर कोई बंदा क्या करेगा, फ्यूचर को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। तो भाई यहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, दैट्स वाई भाई एश्योरेंस एंगेजमेंट
इसको भी इंक्लूड करती है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया कि यार आप लोग हमें इस चीज़ की भी एश्योरेंस दो, अपने सिग्नेचर करके दो, एश्योरेंस दो आप हमें कि फ्यूचर में ये बंदा ठीक करेगा या नहीं करेगा। Here comes your third type of assurance engagement, that is assurance engagements other than historical financial information. This is your known as perspective, future forecast, जो पढ़ के आए हैं अभी हम। आई होप मतलब समझ आया होगा, मोर इम्पॉर्टेंटली पर्पस भी समझ आया होगा कि यार व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शंस, राइट। ओहो सॉरी गाइस, कुछ हुआ तो नहीं मेरे टैब को? ठीक है, ठीक है रे, ठीक है, तुम लोगों की दुआएं थी मेरे साथ, ठीक है, बच गया। आओ पढ़ते हैं यार, ये ऑलरेडी मैं करवा दिया, अब नीचे आओ। ये डिटेल लिखी पड़ी है मैंने पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, क्या होती हैं। मीन्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। ऑब्वियसली सर कि जो फ्यूचर में हम एंटिटी करेगी, क्या क्या पॉसिबल एक्शंस होंगे, उनके रिगार्डिंग क्या होती है पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो होती है। ये मतलब होता है इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फोरकास्ट कर रहा हूँ नंबर्स को कि इतनी सेल्स होगी, इतनी परचेज होगी, प्रोजेक्शन कर रहा हूँ नंबर्स की कि ये मैं करूँगा, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब सरल भाषा में रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू फ्यूचर, बस कल ख़त्म, ज़्यादा नहीं सोचना, कल ख़त्म, ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पढ़ा तो चलो मैं दूंगा ही तुम्हें, समझो पहले बस। गाइस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। मेरे को है कि मैं लेक्चर को रैप अप करूँ, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। एक आधा टॉपिक छोटा सा और है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। जब इसको ध्यान से सुन लो। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो मज़ा आ रहा होगा यार, मैं धक्के से नहीं सुन रहे हो तुम लोग, मज़ा आ रहा है ना, नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कूल कूल। अब देखो यार, जो प्रैक्टिशनर है, मैं यहाँ पे सीए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा सीए है, लेट्स सपोज यही हमारा प्रैक्टिशनर है इस केस में, ठीक है। अब यार सीए भी माना हमें नॉलेज है टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की, प्रोजेक्शंस की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, लॉस की, ऑडिटिंग की, सब नॉलेज है, बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है यार। वी आर रियली 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 नॉलेजेबल पर्सनस, बट कि यार हम इतने भी नॉलेजेबल नहीं है कि हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकें, बिकॉज फ्यूचर को देखना इज़ नॉट आवर एक्सपर्टीज़, आवर के किसी की भी नहीं है भाई। हम कोई बाबा संत नहीं है, या वे नॉट वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कि जो हम अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट कर सकें। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, राइट। वी कांट प्रेडिक्ट अवर फ्यूचर, खुद का फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा, और क्लाइंट हमसे आ गया हमारे पास कि ये सब साइन करके दे दो, प्रोजेक्शंस हैं, हम ये सेल करेंगे। अब पागल है क्या? यहाँ पे खुद का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो रहा कि हम आज से 5 साल बाद कहाँ पे खड़े होंगे, 5 साल का हम अगले दिन कहाँ पे खड़े होंगे, यही नहीं पता लग रहा। तू कह रहे हम तेरी प्रोजेक्शन पर साइन कर दें? क्या बात कर रहे रे? सब सब हाथ जोड़ता हूँ, सब हाथ जोड़ता हूँ साहब। बैंक से लोन मिलेगा सर? बैंक से लोन नहीं मिलेगा आपके साइन के बिना। आप प्रैक्टिशनर हो, आप जब तक एश्योरेंस नहीं देते बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। कुछ तो करो सीए साहब, कुछ तो करो। तो भाई इतनी बता रहे अपने हमारे क्लाइंट की, हम सब अपना क्लाइंट का दुख देखा नहीं गया एक्चुअल में, यही हुआ हमारे लिए। भाई हमारा क्लाइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसी तो हम पैसा कमा रहे हैं, हमें से अपना क्लाइंट सर देखा नहीं गया। आखिरकार वो पल वो लम्हा अब आ ही गया जब हमने अपने क्लाइंट के आंसुओं का समाधान करना होगा। तो भाई हमने एक तरीका निकाला। हम क्या करेंगे, जिस एजम्पशंस, जिस पैरामीटर्स, जिस क्राइटेरिया यू कैन से के बेसिस पे तुम्हारे क्लाइंट ने प्रोजेक्शंस की हैं, या यू कैन से फोरकास्ट किया है अपने फ्यूचर को, उन एजम्पशंस को हम चेक करेंगे, उन पैरामीटर्स को टेस्ट करेंगे, एंड उस क्राइटेरिया को हम इवेल्युएट करेंगे।
एंड अल्टीमेटली हम एश्योरेंस दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बंदा हमारा जो क्लाइंट अगर कह रहा है कि 700 करोड़ की सेल होगी 5 साल अगले साल, तो 700 करोड़ की सेल होगी ना, हम ये नहीं कह रहे। नो, ये हमको भी नहीं पता कितनी की होगी, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, सीधी सी बात है। बट हमने सर क्या किया, एजम्पशंस टेस्ट कर ली जिसके बेसिस पे वो प्रोजेक्शन की है 700 करोड़ की। हमने क्या किया, वो पैरामीटर्स चेक कर लिए जिनके बेसिस पे प्रोजेक्शन किया कि 2 साल बाद हमारी सेल 1000 करोड़ की होगी। हमने वो क्राइटेरिया को अच्छी तरह इवेल्युएट कर लिया जिनके बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि सर हमारी सेल्स जो है वो क्या होगी, हमारा इतना प्रॉफिट होगा 3 साल बाद। वी विल टेस्ट दैट assumptions, दैट पैरामीटर्स एंड दैट क्राइटेरिया बाय वट एवर नेम यू कैन कॉल इट। बात एक ही है, हम उनको टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि यार हमने वो एश्योरेंस हम उसके ऊपर दे रहे हैं कि ये assumptions हमने टेस्ट कर ली जिसके ऊपर प्रोजेक्शंस बेस्ड हैं। पढ़ाता हूँ, थोड़ा डिटेल में क्लियर होगा, अब पढ़ो। इन एश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग prospective financial information, the petitioner obtains sufficient appropriate audit evidence to affect that management assumptions are assumptions, ये देखो, on which the prospective financial information is based are not unreasonable, कि भाई जो assumptions जिनके बेसिस पे पूरी की पूरी prospective information based है, is based on, are not unreasonable, मतलब reasonable हो, genuine हो, hypothetical ना हो, ठीक है। The PFI is properly prepared on the basis of assumptions and it is properly presented and all the material assumptions adequately disclosed। वही घूम फिरा के वही बात कह रहा है कि जो भी assumptions हैं वो clearly stated हो, unreasonable ना हो, कोई hypothetical ना हो, and clearly stated भी हो, ठीक है। Therefore, in such assurance engagements, practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioner's attention, ध्यान से सुनना, to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis of projection। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को कि भाई हम प्रोवाइड अ रिपोर्ट, हम रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा अपनी, एश्योर कर रहे हैं सर, आखिर बार वो लम्हा वो घड़ी आई गई जब हम एश्योरेंस दे रहे हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। क्या लिख रहे हैं, दैट नथिंग हैज़ कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन, कि भाई हमारी टेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया अब तक। दैट सजेस्ट दैट दीज assumptions डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर दिस प्रोजेक्शन, कि भाई जिससे हमें ऐसा लगे कि यार ये जो assumptions हैं, ये गलत assumptions हैं एंड ये रीजनेबल प्रोजेक्शन का बेसिस नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर मैं तुम्हें क्रक्स बताना चाहूँ यार, ठीक है, कुल मिला के भाई एंड में क्रक्स यही बचता है कि जो assumptions हैं हमने उनको टेस्ट कर लिया एंड वो assumption को हमने इवेल्यूएट किया है एंड हमारे टेंशन में, हमारे मद्देनज़र, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे हमें ये लगे, ये फील हो कि वो assumptions क्या है, इररेलेवेंट है, वो assumptions इररेलेवेंट है, ऐसा कुछ नहीं आया। Hence a type of assurance engagement provides a moderate level of assurance। Obviously ये क्या प्रोवाइड करेगी सर, moderate level of assurance, ठीक है। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। डन 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 डन। लास्ट टॉपिक जी आपके चैप्टर का, उसके बाद आपका चैप्टर क्या होता है सर, खत्म। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। आइए देखते हैं, रैप अप करते हैं इस चैप्टर को, राइट। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स क्या होती हैं सर, ये कंपनी आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स। देखो सीधी सी बात है, मैं ही समझा देता हूँ। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या है, भाई जाहिर सी बात है, अपनी एंटिटी का, अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना किससे, किसी एक्सटर्नल पार्टी से, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। सीधी सी बात है कि भाई अपने बिजनेस का ऑडिट करवा रहे हो किससे, किसी एक्सटर्नल पार्टी से, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरनल ऑडिट होता है, तुम पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो तुम पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में, लॉ में अपने, कि जो इंटरनल ऑडिट होता है वो एक एम्प्लॉय भी कर सकता है, कंपनी का एक बिजनेस का एम्प्लॉय भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट और अपनी रिपोर्ट इशू कर सकता है। बट एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, कि आपको एक एक्सटर्नल पार्टी से ही ऑडिट करवाना पड़ेगा अपना, कि जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपका बंदा नहीं है, आपको किसी और बंदे से, जो आपका बंदा नहीं है, आपको उस एक्सटर्नल पार्टी से, एक्सटर्नल ऑडिटर से अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, एंड विच इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स। आई होप समझ आया होगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, इनफैक्ट आई विल, ये मतलब बिल्कुल ही आई डोंट, ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है यार, तुम कुछ सोचो ना यार।
अगर खुद की कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिट करने लग गया तो फिर बात ही क्या रहेगी, फिर फ्रॉड का काम ही फिर फ्रॉड कैसे डिटेक्ट होगा, फिर पता कैसे, फिर जेन्युइननेस कैसे चेक होगी? वो तो कंपनी का एम्प्लॉय है भाई, एम्प्लॉय ने तो कंपनी से पैसा लेना है, जो उसका बॉस, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, जो मैनेजमेंट कहेगी वो तो वही करेगा। आखिरकार कंपनी तो भाई कंपनी उसका घर चला रही है भाई, पैसा आ रहा है उसको कंपनी से। ऑडिट का मतलब ही भाई बेसिकली ये होता है एक्सटर्नल ऑडिट करवाना, तभी जेन्युइननेस चेक हो पाएगी। पढ़ के आया था ना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फर्स्ट क्लास में मैंने यही सीखा था सर। और एम्प्लॉई आई डोंट थिंक सो कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है, नेवर। बिकॉज उसमें दिमाग में यही रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत रिपोर्ट कर दिया कंपनी के रिगार्डिंग तो भाई मुझे नौकरी से ना निकाल दें। आई होप क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी, राइट। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हम ऊपर देख के आए हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 200 के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, राइट। ऐसी ऑडिटिंग के अलावा भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये तुमको क्लियर है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यू वेरी वेल नो, हम डिस्कस करके आए हैं लास्ट लेक्चर में। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, अभी जो पढ़ के आए हैं ऊपर रिव्यू, को 9 महीने की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उनका रिव्यू करना है, कैसे करना है वो ये बताएंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, इंटायरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब एज ऑन डेट, इंटायरिंग मतलब एज ऑन डेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें हैं, जो हमारे एग्जांपल में एज ऑन 31 दिसंबर 2024 था, रिव्यू किया था, जो किस तरह रिव्यू करोगे वो ये बताएंगे, रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बताएंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, पढ़ के आया ना ऊपर, एश्योरेंस एंगेजमेंट आधे घंटे से वही तो बोल रहा हूँ, किस तरह एश्योरेंस एंगेजमेंट करनी है वो ये स्टैंडर्ड्स बताएंगे। लिखा है देखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर की जो प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट हैं, किस तरह उनको एग्जामिन करोगे वो ये स्टैंडर्ड बताएंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये सब तुम ना सीए फाइनल में पढ़ोगे, ये बेसिकली ये जो एसेज हैं तुम्हारे ये सब सीए फाइनल का करिकुलम है तुम्हारा, 3400 सीरीज़, ये 4400 सीरीज़। इसका मतलब क्या हुआ सर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज का? भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जो प्रैक्टिशनर है, जो अपना ऑडिटर है, रादर आई वुड से चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, सीए कर रहे हैं हम सभी, हम ठीक है, तुम लोग मेंबर बन जाओगे आईसीआई के जल्दी, आई एम मेंबर ऑफ आईसीआई। तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जो हम सीए हैं, हम मेंबर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीएस, ठीक है, जो भी सीए प्रैक्टिस कर रहा है भाई ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि यार वो अकेला क्या करे वो क्या करे अकेला, अपना ऑडिट ही करे, ज़रूरी थोड़ी है यार, जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है ऐसा कि ऑडिट ही करे भाई। अब सीएस के पास इतनी नॉलेज है, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब क्लाइंट उनके पास आया, वो कह रहा है कि मेरा जी स्टॉक वेरीफाई करवाना था आपसे, स्टॉक रिपोर्ट बनवानी है आपसे। ऑडिट नहीं करवा रहा स्टॉक का, मैं स्टॉक का ऑडिट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ वेरीफाई करवाना चाहता हूँ स्टॉक को कि इतना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, वेरीफाई करवा दो आके। आप एक्सपर्टीज़ रखते हो इन चीज़ों में, सीए ने सर्विस प्रोवाइड कर दी स्टॉक रिपोर्ट की, इसमें वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट देगा सीए क्लाइंट को कि जी मैंने चेक कर लिया कि इतना स्टॉक आपके पास पड़ा है, इतना ये है, ये डिटेल्स हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, ये ऑडिट नहीं करवा रहा क्लाइंट, दिस इज़ नॉट एन ऑडिट। देखो ना ये ऑडिट है, ना ये रिव्यू एंगेजमेंट है, ना ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये क्या है, इसमें एश्योरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ स्टॉक की रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, स्टॉक की रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। अब ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है जो रिलेटेड सर्विसेज, दिस इज एन एग्जाम्पल, बहुत कुछ भी हो सकता है रिलेटेड सर्विसेज में। एक सीए बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, राइट। तुम लोग मेंबर बनोगे, अगर प्रैक्टिस में जाओगे तुम लोग, यू विल फील दैट, आर्टिकल्स में पता लग जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यार पढ़ो इसको ध्यान से। स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग फॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इट्स system of quality control for the conduct of audit and review of historical financial information and for other assurance and related service engagements। कुछ नहीं है यार। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्यों इशू करते हैं? जैसे तुम ऊपर पढ़ के आए हो ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स,
स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज सब पढ़ के आए हैं, पर 4 पॉइंट्स में यही पढ़ाया है तुम लोगों को मैंने। क्वालिटी कंट्रोल जो स्टैंडर्ड्स है वो क्यों इशू करता है ये, लाइक SQC1 इशू हुआ है अभी तक, ठीक है। यार देखो सीधी सी बात है, जो भी CA फॉर्म्स ऑडिट कर रही हैं, जो प्रैक्टिस में CA फॉर्म्स ऑडिट कर रही हैं, ठीक है। अब देखो यार, CA फर्म्स अच्छी तरह ऑडिट करें, ध्यान से ऑडिट करें, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चलें, उनके लिए क्या किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल इशू किए गए हैं। ये किसी ऑडिट पे नहीं लगते, ध्यान रखना। ये जो SQC1 इशू किया अभी तक स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल सॉरी गाइस, ये किसी ऑडिट पे नहीं लगता, ये एक CA फर्म के ऊपर लगता है, या रादर आई वुड से ऑडिट फर्म जो ऑडिट कर रही है, जो भी फर्म ये ऑडिट करने वाले के, ये ऑडिट की फर्म के ऊपर लगता है, ऑडिट फर्म के ऊपर, जो CA की फर्म है, जो CA ऑडिट कर रहा है, ये उनकी फर्म के ऊपर लगता है, या अगर वो प्रोप्राइटर तो उनकी प्रोप्राइटरी कंसर्न के ऊपर लगते हैं स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि यार आपकी क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखो। किस किस तरह मेंटेन रख सकते हो अपनी ऑडिट की क्वालिटी को, वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक हमारे सिलेबस का भी पार्ट है ये, अगर होगा तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इस पार्ट को भी, ठीक है। अगर अपकमिंग चैप्टर्स में मेरे को दिखा कि SQC1 हमारे सिलेबस का पार्ट है, डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे SQC1 को, राइट। CA फाइनल में तो ये है ही, आई थिंक इंटर में भी है ये, तो तुमको ध्यान आ रहा है। एनीवेज मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि तुम्हारे मन में ना रहे कि सर ने ऐसे ही छोड़ दिया ये टॉपिक, राइट। मैं बता देता हूँ थोड़ा यार। बेसिकली SQC1 गाइड करता है एक CA फर्म को कि आप अपना इस तरह का सिस्टम मेंटेन करो, आप इस तरह की पॉलिसीज़ को मेंटेन करो, प्रोसीजर्स अपने मेंटेन करो, ताकि आपका ऑडिट की जो क्वालिटी है वो इन्हांस हो सके। सपोज ऑडिट है, सपोज ऑडिट एक CA फर्म है जो ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, ऑडिट करती है, राइट। तो ऑडिट का भी आप एक तरह का प्रोसेस बनाओ अपनी फर्म में कि अच्छा जी आपके पास नया क्लाइंट आया है, तो आप उसको ऑडिट एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप उसको देखो कि क्या क्या पैरामीटर्स आप कंसीडर करोगे कि यार हमारे पास नया क्लाइंट आया, हम उसको ऑडिट एक्सेप्ट करें ना करें, पहली चीज़, राइट। फिर ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो कौन, तो लाइक टीम क्या रहेगी, एक मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, राइट। फिर पार्टनर तो है ही अल्टीमेटली, सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है, फिर उसके नीचे सीनियर है, सीनियर 1 है, सीनियर 2, सीनियर 3, इस तरह की हिरार्की रखो। फिर उसके बाद असिस्टेंट्स आ जाएंगे, जो स्टाफ अपना है, आर्टिकल्स हैं, रादर आई वुड से आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। क्या टीम जाएगी, अच्छा अगर हमारे पास 5 मैनेजर हैं तुम्हारी फर्म में, 10 मैनेजर हैं तुम्हारी फर्म में, 200 आर्टिकल्स हैं, तो कौन सा आर्टिकल तुम्हारी ऑडिट करने जाएगा, क्या टीम रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, पूरा का पूरा एक बेसिकली एक तरह की गाइडेंस होती है। SQC1 क्या कहता है सर, ये CA फर्म्स के ऊपर लगता है, जो CA फर्म्स के ऊपर लगता है, जो ऑडिट करती हैं फर्म्स उनके ऊपर लग रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। कि आप अपनी सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को, वो उसकी क्वालिटी किस तरह एनहांस रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए बेसिकली स्टैंडर्ड गाइड करता है कि किस किस तरह आप अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को, राइट। ये अकेला ऑडिट फर्म के ऊपर नहीं लगता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये CA फर्म के ऊपर लगता है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी फर्म्स हैं जो प्रैक्टिस करने हैं हमारे मेंबर्स ICAI के, ये उनके ऊपर लगता है SQC1, ठीक है। एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो भी वो ऑडिट कर रहे हैं, जो भी वो रिव्यू कर रहे हैं या अदर सर्विसेज दे रहे हैं, ये देखो अदर सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो किस तरह अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकें, ये वो गाइड करता है स्टैंडर्ड। इससे ज़्यादा गाइड डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इतना ही हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 में दिया गया है। अगर नेक्स्ट किसी चैप्टर में अगर ये पूरा डिटेल में हुआ अपकमिंग चैप्टर्स में, तो ऑब्वियसली हम करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस, राइट। जितना रेलिवेंट लगा मेरे को मैंने डिस्कस करवा दिया। तो लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया हमारा, एक बार मैं देख लूँ यार। ये तुम टेबल सा पढ़ लेना यार, इसमें कुछ खास नहीं है, जो वही है FS हो गया, रिव्यू एंगेजमेंट्स हो गया, पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब कुछ वही कुछ है, दैट्स वाई पढ़ा रही है। बेसिकली वही है जो लिखा हो ना टेबल, ये इसी के एग्जांपल लिखी पड़ी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अच्छा ये रह गया बेसिकली अपना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसको डिस्कस करते हैं। सर, sufficient and appropriate audit evidence
जस्ट अ मिनट। तो यार सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब होता क्या है, आइए वो देखते हैं। ये देखो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सफिशिएंट मीन्स क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी। कोई सफिशिएंट का मतलब है सर क्वांटिटी। हम कहते हैं ना कि सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, भाई इतना खा नहीं खाऊंगा, इट्स सफिशिएंट फॉर मी, क्वांटिटी। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि क्या ये एप्रोप्रिएट है मेरे लिए, नहीं है, दैट इज क्वालिटी। कि भाई जब भी तुम ऑडिट एविडेंस को गैदर कर रहे हो किसी चीज़ को corroborate करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो तुम्हारा जो ऑडिट एविडेंस हो यार वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो। इट शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इट शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट जो तुम्हारा ऑडिट एविडेंस हो। ठीक, मतलब एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी कंपनी का, तुम किसी कंपनी का अपनी क्लाइंट, तुम्हारे क्लाइंट एक कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ लिमिटेड, तुम उसका क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारी कंपनी की बुक्स में भाई डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा है, लेट्स सपोज 100 CR का, ठीक है, लेट्स सपोज। तो ये भी छोड़ो, चलो 100 अमाउंट छोड़ो, लाइक 10 डेटर्स आ रहे हैं तुम्हारी कंपनी के भाई मेन टॉप 10 डेटर्स आ रहे हैं तुम्हारी क्लाइंट के जो बुक्स में आ रहे हैं। अब तुमने डेटर का बैलेंस चेक करना है कि अगर तुम्हारी बुक्स में भाई इतना बैलेंस आ रहा है डेटर का, लेट्स सपोज 2 CR आ रहा है, किसी का 5 CR आ रहा है, किसी का 1 CR आ रहा है, किसी का 15 CR आ रहा है, ठीक है, क्या वाकई उतना बैलेंस उनके पास भी आ रहा है तुम्हारे अगेंस्ट, उनकी बुक्स में, यू वांट टू वेरीफाई, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या किया, 10 में से 6 डेटर्स से बातचीत की, 6 डेटर्स से क्या आके तुम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, उनको कॉल किया, उनको मेल किया, उन्होंने तुम्हें उन बेसिकली कॉल तो बेसिकली हम मेल ही करते हैं, कॉल तो कभी भी नहीं करते, मेल ही करते हैं। मेल किया, ठीक है, उनको रिटर्न मेल किया, उनका रिवर्ट आ गया कि हाँ जी इतनी बैलेंस है, और बैलेंस वही निकला जो तुम्हारी बुक्स में आ रहा है बैलेंस, उतना ही उनकी बुक्स में हमारे क्लाइंट का आ रहा है बैलेंस, पक्का, ठीक है। बट देखो यहाँ पे क्वांटिटी इनफ है, 10 में से 6 डेटर्स का भाई तुमने टेस्ट कर लिया, 60% तुम टेस्टिंग कर चुके हो, यानी कि दैट इज क्वांटिटी इज सफिशिएंट। मतलब सर ये सफिशिएंट तो है, 10 में से 6 डेटर को हमने टेस्ट कर लिया, दैट इज ओके। बट अब हुआ क्या, वो जो 6 डेटर्स को तुमने टेस्ट किया यार, उनमें से 5 डेटर, 5 डेटर्स क्या थे, तुम्हारे क्लाइंट के रिलेटेड पार्टीज। उनमें से 5 डेटर क्या थे, जो तुमने 6 डेटर टेस्ट किए, उनमें से 5 डेटर्स क्या थे, तुम्हारे क्लाइंट के रिलेटेड थे। कोई तुम्हारे क्लाइंट का फ्रेंड था, लेट्स सपोज, कोई तुम्हारे क्लाइंट का फ्रेंड था, कोई क्लाइंट का तुम्हारे दूर का रिश्तेदार था, सॉर्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज थे, तुम्हारे क्लाइंट के रिलेटेड थे। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यू गाइस वेरी वेल नो कि रिलेटेड पार्टी के केस में भाई मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं, समझ रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा एनहांस होते हैं। तो अब मैं सपोज मैंने अपने दोस्त को, जो डेटर आ रहा है वो मेरी फ्रेंड है, मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया कि यार ऐसा करा पा, इतनी सेल दिखाएंगे, इतना बैलेंस दिखाएंगे तेरे को, अगर मेरा ऑडिटर फ़ोन करता है ना तो उसको कह दे कि हाँ ठीक है, लो मिली भगत है, इट्स मैनिपुलेशन।
तो क्या ये एप्रोप्रिएट है? आंसर इज नो, दिस एविडेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। दिस एविडेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट है माना, 10 में 6 डेटा भी टेस्ट कर लिए, दैट इज सफिशिएंट, दैट्स परफेक्ट। बट क्या एप्रोप्रिएट है? आंसर इज नो। 6 में से 5 डेटा भी रिलेटेड पार्टीज हैं, एंड रिलेटेड पार्टीज के केस में तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भाई ये एप्रोप्रिएट नहीं है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये वाला पॉइंट भी, कि एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि हम एप्रोप्रिएट से भी चेक करें उस चीज़ की। एक और एग्जांपल लेता हूँ। तुमने अपने क्लाइंट के जो क्रेडिटर्स आ रहे हैं उनका बैलेंस चेक करना है कि भाई जितना हमारी बुक्स में हमारी क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है, क्या उतनी हमारी क्लाइंट के पास आ रहा है बैलेंस। एंड एक और चीज़, तुम्हें डर है कि ये जो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हें ये भी इस चीज़ का डर है, इसका रिस्क लग रहा है कि तुम्हारे क्लाइंट के जो क्रेडिटर्स हैं वो ओवर स्टेटेड हैं। ओवर स्टेटेड मतलब एक्चुअल में 5 CR के थे लेट्स सपोज, पर तुम्हारा क्लाइंट दिखा कितने के रहा है? 15 CR के। ओवर स्टेटेड करके दिखा रहा है। सर फेक खर्चे डाल सकता है, माइट भी फेक इनवॉइस डाल सकता है। तो तुम क्या करना चाहते हो? कंफर्म करना चाहते हो क्रेडिटर के साथ। पहले केस को समझो कि तुम अपने क्लाइंट के जो क्रेडिटर के बैलेंसेज हैं उनको चेक करना चाहते हो, एंड तुम्हें ये रिस्क है कि यार वो हमारे जो क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है क्लाइंट का, वो ओवर स्टेटेड है, मतलब हमारे क्लाइंट ने एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा दिखाया हुआ है बैलेंस। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या किया, जो क्लाइंट के क्रेडिटर्स हैं, सपोज 5 क्रेडिटर्स हैं लेट्स सपोज, जिनके ऊपर तुम्हें शक है ओवर स्टेटमेंट का, तुमने उनको मेल की, रिटर्न मेल की कि सर आप अपना बैलेंस कंफर्म कर दो। 5 के 5 ने रिस्पॉन्स दे दिया, 5 के 5 ने क्या कर दिया? रिस्पॉन्स दे दिया। सफिशिएंट है? अरे 100% सफिशिएंट है सर। 5 क्रेडिटर थे, पांचों से कंफर्मेशन मंगवा ली, बैलेंस सही निकला, ठीक है, ओके। पर क्या एप्रोप्रिएट हुआ ये? क्या एप्रोप्रिएट है? आंसर इज नो। मेरी बात सुनो, तुमने किसी से पैसे लेने हैं, लेट्स सपोज तुमने किसी से पैसे लेने हैं, तुम्हें लेने हैं एक्चुअल में कितने हैं? 10 करोड़ लेने हैं। लेट्स सपोज तुमने एक्चुअल में 10 करोड़ रुपया लेना है किसी से। सामने वाला बंदा तुम्हें कह रहा है कि जी हमारी बुक्स में आपका बैलेंस आ रहा है 12 करोड़ का, कि हमने आपको 12 करोड़ रुपया देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम्हें लेने भाई एक्चुअल में 10 करोड़ है सामने वाले बंदे से, बट तुम्हें वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि मेरे देने वाले 12 करोड़ हैं आपको। हमारे केस में यही तो हो रहा है, ओवर स्टेटमेंट हो रही है ना। एक्चुअल में 10 करोड़ होने चाहिए, बट है कितने, दिखा कितने रहा है? 12 करोड़। इस बार रिस्क लग रहा है हमें। अब हमने सोचो, हमने क्लाइंट को मेल की, क्लाइंट के क्रेडिटर को मेल की कि जी हमारी बुक्स में आपका 12 करोड़ का बैलेंस आ रहा है, बट एक्चुअल में, ठीक है, तुम खुद सोचो, अगर उस क्रेडिटर के पास एक्चुअल में 10 करोड़ का बैलेंस होगा, एक्चुअल में उस क्रेडिटर के पास 10 करोड़ का बैलेंस होगा, क्या वो तुम्हें ये कहेगा आकर कि जी नहीं नहीं 10 करोड़ का बैलेंस है जी, मैंने 12 करोड़ नहीं लेने? आज की डेट में भाई राजा हरीश चंद्र कहाँ से ढूंढोगे? इतना सत्यवादी इंसान कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहे हैं फ्री के 2 करोड़ रुपये आ रहे हैं, मैं क्यों मना करूँ? हाँ हाँ, मैंने 12 करोड़ ही लेने हैं, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। तो क्या ये जो तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर था, क्या ये एप्रोप्रिएट था? आंसर इज नो, इट वॉज नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल। वो एप्रोप्रिएट नहीं था। तुम्हारा जो ऑडिट प्रोसीजर था वो एप्रोप्रिएट नहीं था यार। समझ पा रहे हो इस केस में? बिकॉज तुम्हें ओवर स्टेटमेंट का रिस्क लग रहा है, एंड क्रेडिटर्स के केस में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क अगर हो तो तुम्हारा ये वाला प्रोसीजर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, कि उससे पूछ लो कि उसकी बुक्स में कितना बैलेंस आ रहा है, इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट का मतलब। अपकमिंग चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा गाइस। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। मैंने कहा था मैं इस वीडियो में रैप अप कर दूंगा, एंड आई हैव रैप्ड इट अप, एंड पूरी अच्छी तरह समझाया तुम लोगों को मैंने यार, ठीक है। जितना भी लाइक फास्ट ट्रैक बैच में पॉसिबल हो सकता है एक्सप्लेन करना डिटेल में, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तुम लोग मेरे को डेफिनेटली बताना है कमेंट सेक्शन में किस तरह लगा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑडिट का सब्जेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो गाइस लाइक डेफिनेटली कर देना, डेफिनेटली लाइक कर देना यार, कर दो ना भाई, मेरे को भी मोटिवेशन दो यार, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोटिवेशन तो दो ना यार। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ तो करो।
अपन तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं रे, अपन तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, ये नोट्स बना रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है यार। अपन के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर तो बनता है। तो ठीक है गाइज, आई होप तुम लोग मेरी बात मानोगे, पढ़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा अपना, जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी वाला, राइट। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड देखते रहिए पीयूष गोयल के लेक्चर्स, CA पीयूष गोयल। #स्टडी विद लॉजिक, #स्टडी विद CA पीयूष। बाय बाय।